दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है ब्लड, रक्त और ह्यूमन ब्लड के बारे में जो भी हम आज सीखेंगे वो आपके राजस्थान की सीईटी की जो सीनियर सेकेंडरी स्तर की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी एग्जाम्स के लिए ह्यूमन ब्लड से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए, सबसे पहले हम ब्लड की बात करते हैं, रक्त, ह्यूमन ब्लड। रक्त की संरचना में क्या होता है दोस्तों? प्लाज्मा और प्लस कणिकाएँ। जो प्लाज्मा होता है वो 55% भाग होता है और जो कणिकाएँ होती हैं वो 45% भाग होता है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि रक्त की संरचना में दो चीज़ें हैं, प्लाज्मा और कणिकाएँ, जिसमें प्लाज्मा का भाग ज़्यादा है और कणिकाओं का थोड़ा सा कम है अपेक्षाकृत। अगला हमारा रुधिर जो है तरल संयोजी ऊतक होता है, जो प्लाज्मा तथा कणिकाओं से मिलकर बनता है। तरल संयोजी ऊतक, ये भी ध्यान रखना है, रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक होता है। प्लाज्मा जो है रक्त का अजीवित तरल पदार्थ होता है। प्लाज्मा जो होता है रक्त का क्या होता है? अजीवित तरल पदार्थ होता है। और उसके बाद देखिए, रक्त में जब फाइब्रोनोजिन नामक प्रोटीन को निकाल दिया जाता है तो यह क्या कहलाता है? सीरम। जब रक्त में से, ह्यूमन ब्लड में से क्या करते हैं? फाइब्रोनोजन नामक प्रोटीन को निकाल देते हैं हम, तो ये क्या कहलाता है? सीरम। उसके देखिए, सामान्यतः मनुष्य में रुधिर की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है, जो उसके समस्त शारीरिक भार का 6 से 7.5% भाग होता है। 5 से 6 लीटर सामान्यतः होती है और जो उसके शारीरिक भार होता है उसका 6 से 7.5% होता है। उसके बाद रुधिर की पीएच का मान 7.4 होता है, जो अतः यह क्षारीय प्रकृति का होता है। रुधिर की पीएच का मान क्या होता है? 7.4, इसलिए यह क्षारीय प्रकृति का होता है। पीएच किसी भी वस्तु की प्रकृति दर्शाता है। जो पीएच मान होता है वो तो क्या होता है? किसी भी वस्तु की, पदार्थ की प्रकृति को दर्शाता है। उसके बाद कणिकाएँ, रुधिर कणिकाएँ 3 प्रकार की होती हैं। जो सबसे पहले हमने सीखा था, तो रुधिर किससे बनता है? प्लाज्मा और कणिकाओं से। अब कणिकाओं की बात कर रहे हैं हम। 3 प्रकार की होती है। आरबीसी, जो कि अब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, सीबीसी टेस्ट बोलते हैं, तो उसमें कंप्लीट ब्लड जो टेस्ट होता है उसमें आरबीसी, रेड ब्लड कार्पोसेल्स, जिसे इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, उसका डब्ल्यूसी, वाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स या बिम्बाणु, जो बिम्ब बनाने का काम करते हैं। देखिए, आरबीसी क्या होती है? रेड ब्लड कार्पोसेल्स होती हैं, जिसका नाम है इरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, जिसकी कमी की वजह से कई बार हमें बुखार हो जाता है, डेंगू और वायरल बुखार होता है। प्लेटलेट्स, आप जानते हैं प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, इसकी वजह से भी हमारे शरीर में नेगेटिव प्रभाव होते हैं और हमें अनेक प्रकार के बुखार जकड़ लेते हैं। अब सबसे पहले आरबीसी, रेड ब्लड कार्पोसेल्स या एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी का निर्माण किस में होता है दोस्तों? अस्थि मज्जा में। हमारे शरीर के अंदर अस्थि मज्जा होती है, वहाँ पर आरबीसी का निर्माण होता है। नष्ट हुई जो आरबीसी नष्ट हो जाती है वो कहाँ होती है? प्लीहा या तिल्ली में इकट्ठी हो जाती है, इसलिए इसे आरबीसी का शमशान घाट भी कहा जाता है। इसे ब्लड बैंक भी कहा जाता है। जो प्लीहा या तिल्ली होती है इसे आरबीसी का शमशान घाट या ब्लड बैंक भी कहा जाता है। उसके बाद आरबीसी में मुख्य श्वसन वर्णक के रूप में हिमरंजक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। देखिए, जब भी हम ब्लड का टेस्ट करते हैं उसमें आरबीसी आता है और हीमोग्लोबिन भी आता है, जिसका ग्लोबिन प्रोटीन निर्माण शरीर में Fe, आयरन या लोहे द्वारा होता है। उस विधि को पोषकायरिन कहा जाता है। देखिए, जो हिमरंजक रक्त को, जैसे हमारा खून का रंग लाल होता है, उसको हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है, इसका ग्लोबिन प्रोटीन जो होता है निर्माण शरीर में आयरन के द्वारा होता है, लोहे के द्वारा, और इस विधि को पोषकायरिन कहा जाता है। आरबीसी का कम होना एनीमिया रोग का कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं एनीमिया रोग से ग्रसित हैं। आरबीसी का अधिक होना पॉलीसाइथेमिया कहलाता है। पॉलीसाइथेमिया, ये आपको ध्यान रखना है। आरबीसी अगर बढ़ जाए तो भी हमारे लिए नुकसानदायक होती है। पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। पुरुषों में ग्लोबिन की मात्रा 14 से 16 ग्राम, तो महिलाओं में 12 से 14 ग्राम होती है। उसके बाद पालक में आयरन जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। सिप्पी और घोंघा जैसे जंतुओं के रुधिर का रंग नीला व बैंगनी होता है, जिसका कारण क्या है? हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन नामक के कारण सीपी और घोंघा के जंतुओं का रंग नीला और बैंगनी होता है। और हीमो जो ग्लोबिन है उसके कारण हमारा जो आयरन बनता है वहाँ पर हमारा रक्त का रंग लाल होता है। हीमोसाइनिन में कॉपर या तांबा धातु पाई जाती है। उसके बाद आरबीसी का कार्य क्या होता है? शरीर की प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन बनाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। थैलीसीमिया रोग में हीमोग्लोबिन का संश्लेषण नहीं होता। जब हमारा थैलीसीमिया रोग होता है उसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन का संश्लेषण नहीं होता। उसके बाद है डब्ल्यूबीसी, जो भी हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, जिसे हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, इनका जीवन काल 2 से 5 दिन तक होता है। जैसे आप देखिए, जब वायरल होता है तो डब्ल्यूबीसी कम आ जाती हैं, तो 3 या 4 दिन के अंदर वायरल बुखार ठीक ही होता है, क्योंकि
जो WBC है वापस प्रतिरोधक क्षमता जो बनती है इनकी 2 से 5 दिन के अंदर इनका निर्माण होता है वापस। इसका निर्माण तिल्ली में होता है। WBC का बढ़ना ल्यूकेमिया, अगर WBC बढ़ जाए तो ल्यूकेमिया रोग होता है दोस्तों। ल्यूकेमिया रोग को अस्थि मज्जा का कैंसर भी कहते हैं। देखिए हमारे शरीर में जो RBC, WBC और प्लेटलेट्स हैं उनका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर इनमें से भी कोई बढ़ता है तो भी हमारे लिए रोग का कारण होता है। WBC का कम होना क्या था, ल्यूकोपेमिया, जिसे मियादी बुखार कहते हैं। WBC का कार्य क्या करना है, शरीर में प्रतिरक्षा को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बचाए रखना है। उसके बाद प्लेटलेट्स, जबकि कि हम जानते हैं आजकल प्लेटलेट्स डेंगू और बुखार चढ़ते हैं उस समय में हम प्लेटलेट्स का नाम लेते हैं। इसका जीवन काल 2 से 3 दिन होता है। इसका निर्माण भी कहाँ होता है दोस्तों, अस्थि मज्जा में। ये रुधिर का थक्का बनाने में मदद करते हैं। विटामिन के भी रुधिर का थक्का बनाने में मदद करता है। उसके बाद फाइब्रोनोजिन नामक प्रोटीन जो होता है रुधिर का थक्का बनाने में मदद करता है। रुधिर के जमने का समय स्कंदन काल 2 से 5 मिनट होता है। हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जिसमें व्यक्ति के शरीर में रक्त के थक्के नहीं बनते, और थैलीसीमिया एक ऐसा रोग है जिसमें व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबिन का संश्लेषण नहीं होता है। रुधिर में हिपेरिन नामक एक प्रोटीन होता है जो रक्त को जमने से रोकता है। इसका निर्माण कहाँ होता है दोस्तों, यकृत में। कैल्शियम भी रुधिर का थक्का जमने में सहायक है। अब हम पढ़ते हैं ब्लड ग्रुप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1900 ईस्वी में लैंड स्टीनर द्वारा ब्लड ग्रुप की खोज की गई। A, B, AB और O। सबसे हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप O वाला व्यक्ति सभी को रक्त दे सकता है, लेकिन इसे यूनिवर्सल डोनर, सर्वदत्ता रक्त समूह कहा जाता है, सभी को दे सकता है O वाला। उसके बाद है A, ब्लड ग्रुप AB वाला व्यक्ति सभी से रक्त ले सकता है, इसलिए यूनिवर्सल रिसीवर, सर्वग्राही रक्त समूह कह सकते हैं। देखिए O जो है सबको दे सकता है, इसलिए इसे डोनर और दाता कहा जाता है। AB सबसे ले सकता है, इसे रिसीवर और ग्राही कहा जाता है। उसके बाद है A, रुधिर जो ब्लड ग्रुप है A क्या ले सकता है, A और O से ले सकता है, और दे किसको सकता है, A और AB को। ब्लड ग्रुप जो A है वो अगर उसको किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप A है और उसे ज़रूरत पड़ती है ब्लड लेने की तो वो किससे ले सकता है, A से तो लेगा ही लेगा, और साथ में किससे ले सकता है, O से, क्योंकि जो O है हमारा यूनिवर्सल डोनर है, सभी को देता है। उसके बाद दे किसको सकता है, A वाला सिर्फ A को तो देगा ही देगा, खुद के ब्लड ग्रुप को और AB को, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद है ब्लड ग्रुप बी खुद को तो ले ही सकता है, साथ साथ बी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति खुद के बी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति से तो लेगा ही लेगा, और साथ में O से ले सकता है। O वाला क्यों देगा, क्योंकि O वाला यूनिवर्सल डोनर है, सभी को देता है। और बी क्या है, बी खुद को भी दे सकता है, बी ब्लड ग्रुप वाले को तो देगा ही देगा, और AB को। A वाला भी ऐसे ही करता है। उसके बाद AB क्या है, सबसे ले सकता है। ब्लड ग्रुप जो AB है वो सबसे ले सकता है क्योंकि सर्वग्राही है, लेकिन दे किसको सकता है, सिर्फ AB को, और दूसरे किसी व्यक्ति को नहीं दे सकता। उसके बाद है O किससे ले सकता है, सिर्फ O से, और दे किसको सकता है, सभी को। दोस्तों सबसे O जो ब्लड ग्रुप है वो सभी से ले सकता है, लेकिन दे किसको सकता है, दे सभी को सकता है, लेकिन ले किससे सकता है, सिर्फ O से। उसके बाद देखिए A ब्लड ग्रुप में एंटीजन A होता है और एंटीबॉडी B होती है। B ब्लड ग्रुप में B एंटीजन होता है और A एंटीबॉडी होती है। AB ग्रुप में B एंटीजन होता है और Y एंटीबॉडी होती है। O ब्लड ग्रुप में X एंटीजन होता है और O एंटीबॉडी होती है। ब्लड ग्रुप O में कोई एंटीजन नहीं होता है। देखिए ब्लड ग्रुप जो O होता है उसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है, उसमें एंटीबॉडी होती है। ब्लड ग्रुप AB में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। जो AB ब्लड ग्रुप है उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। दोबारा देख लीजिए हम, जो ब्लड ग्रुप A है, देखिए दोस्तों A एंटीजन है और B एंटीबॉडी है। B में B एंटीजन है, A एंटीबॉडी है। और जो AB ब्लड ग्रुप है इसमें AB एंटीजन है लेकिन एंटीबॉडी नहीं है, और O में एंटीजन कोई नहीं है लेकिन एंटीबॉडी O है। तो ये ध्यान रखना। जिन व्यक्ति के रुधिर में RH फैक्टर पाया जाता है वह RH पॉजिटिव होता है। जिन व्यक्ति के रुधिर में RH पाया जाता है वो क्या होता है दोस्तों, RH पॉजिटिव होता है। RH फैक्टर एक प्रकार का एंटीजन है जिसका संबंध किससे होता है, रुधिर से, ब्लड से होता है।